हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट विद राज में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को सबसे पहले सभी के साथ शेयर किया जाए। आप किसी भी यदि ग्रुप में ऐड हैं तो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। और बगैर टाइम गंवाए अपने इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चंस क्या है, बताया गया है पहले क्वेश्चंस में, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है तो कौन सी है। उत्तर भारत में नागर शैली चलती है और दक्षिण भारत में हमारी द्रविड़ शैली चलती है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। तो कौन सी शैली नहीं है, क्या बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। जो मंदिर में स्थापत्य शैली नहीं है तो कुल मिला के गोथिक श्रेणी, यानी कि डी जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही आंसर है, गोथिक शैली। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर, अगला ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, चौथा ऑप्शन है शिव मंदिर चिदम्बरम। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिव मंदिर चिदम्बरम। तमिलनाडु राज्य में चिदम्बरम में स्थित शिव मंदिर, जिसे हम नटराज मंदिर के नाम से जानते हैं, उसमें कुल 9 गोपुरम है। इस मंदिर में नटराज के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नटराज मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, उड़ीसा। अब आइए बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है, लेकिन उड़ीसा में कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में जो पुरी है वहाँ पर यह स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और सूर्य मंदिर को हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर हम कहते हैं। इस मंदिर में 24 पहियों के साथ में सूर्य देवता को रथ में दिखाया गया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ को क्या बताया गया है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। अभी मैंने आपको जानकारी दी है, तो कौन सा मंदिर है वह, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा। आप ये याद रखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। इसकी भी जानकारी मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बता चुका हूँ। उड़ीसा का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, वह किसने बनवाया। तो नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, यानी कि डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अब अगले अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो सेम वही प्रश्न है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, यानी कि बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो ओडिशा में, पूरी उड़ीसा में पड़ता है ये।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी जिला में पड़ता है। जो पुरी जिला कहाँ है? ओडिशा में। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो उसके भाई का नाम आपको बताना है। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई यानी कि उसके भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो इसका जो ऑप्शन है क्या क्या दिए गए हैं? सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन, इंद्रवर्धन। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह क्या है? राज्यवर्धन इसका सही आंसर है। 7वीं सदी के प्रारंभ होने पर राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया और चीनी यात्री हुएनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भी भारत आया था। अब आइए जानते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न को आप पढ़ चुके हैं, तो आंसर क्या होगा? नरसिंह देव प्रथम, यानी बी जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था वह किस राजवंश के संस्थापक हैं? पुष्यभूति किस राजवंश से संबंधित है तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है चेर, वर्धन, पांड्य, चालुक्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह कौन सा है? वर्धन, यानी कि बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन है मगध, उज्जैन, कामरूप, वैशाली। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो कामरूप। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कामरूप किस राज्य का प्राचीन नाम है। मैं आपको बताता हूँ कामरूप किस राज्य का है, तो असम का। असम का प्राचीन नाम था कामरूप। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन से आपके सामने। थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज, वल्लभी से दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या है? थानेश्वर से कन्नौज, यानी कि ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? यानी कि हुएनसांग किसके समय भारत आया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हुएनसांग जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किसके शासनकाल में हुएनसांग भारत आया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, तो हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुएनसांग ने सम्राट के शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया, यानी किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो चीनी यात्रियों के यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाने वाले जो व्यक्ति है वह है हुएनसांग। तो यह किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्ष के शासनकाल में, यानी कि हर्षवर्धन। सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर।
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है आपका डी, यानी कि हर्षवर्धन बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लेखित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो आपको बताना है। ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग, हुएनसांग। तो सबसे पहले जो भारत आया था वह आया था मेगास्थनीज, यानी कि बी जो है इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब मैं आपको मेगास्थनीज के बारे में बता दूं। मेगास्थनीज जो था वह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इसकी जो बुक है आप याद रखेंगे, इंडिका बुक किसकी है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और फाहियान के लिए मैं बात कर दूं तो फाहियान किसके साथ भारत आया था? तो फाहियान जो आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और इत्सिंग जो है वह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और हुएनसांग भी 7वीं शताब्दी में भी भारत आया था। यानी कि यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शंस के आपको पॉइंट बताए हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक चीनी यात्री नहीं था? तो अल्बरूनी, फाहियान, शुआनजांग, इत्सिंग। तो आपको बताना है कि कौन नहीं था। मैं आपको बता दूं अल्बरूनी जो था वह एक चीनी यात्री नहीं था। अल्बरूनी जो था वह मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बताया गया है कि राजा राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस साम्राज्य के शासक थे? तो ऑप्शन है गौड़, मगध, जूनागढ़, कान्य कुब्ज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, गौड़। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हुमा का झुकता हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने हनुमान, शिव, राम या कृष्ण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हुमा का झुकता हुआ मंदिर वह शिव देवता को समर्पित है। हुमा का झुका हुआ मंदिर उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी के किनारे स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, विवेयनाथन, धर्मपाल, भास्कर। तो पाल वंश का जो प्रथम शासक है वह है गोपाल, यानी कि ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। वह बौद्ध मतानुयायी था और तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया, मतलब 20 वर्षों तक शासन किया। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में से पढ़ा है हमने, उसी से रिलेटेड है ये। प्रथम शासक है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशन द्वितीय। तो सी जो है ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा है किसने की, धर्मपाल ने। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बताया गया है कि आपके सामने जो क्वेश्चन है वह क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। यानी कि ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें आसानी से समझ पाए होंगे। और ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ रहे हैं। जितने भी हमने प्रश्न किए हैं वह पिछले क्वेश्चन में भी इसकी जानकारी हमने ले रखी है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, धर्मपाल, गोपाल, श्रीगुप्त, वासुदेव। तो इसका सही आंसर क्या है? धर्मपाल। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? ऑप्शन है 5वीं सदी, 6ठी सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 8वीं सदी। यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप देख सकते हैं प्रश्न किससे पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था सन 2018 में। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? ऑप्शन है पाल, चेर, चोल, पल्लव। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पाल। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है खिलजी, लोधी, तोमर, तुगलक। तो ऑप्शन क्या है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, तोमर द्वारा की गई थी। दिल्ली की जो स्थापना है तोमर वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? आपको बताना है इसमें। ऑप्शन से जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान, त्रिलोक चौहान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। कथाओं में उसे राज पिथौरा भी कहा गया है। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई उसकी राजसभा में निवासित था। यानी कि चंद्रबरदाई जो है वह किसके सभा में रहता था? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में था, यानी किसी के दरबार में था, जिसने पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य की रचना की है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के सारे कार्यों का वर्णन किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके पुत्र जयचंद गहरवाल की बेटी थी। उसके शत्रु, मतलब मैंने यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है? प्रश्न जो है पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गहरवाल की बेटी थी। मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो शत्रु था जयचंद्र गहरवाल, उसकी लड़की थी। उसका नाम क्या था आपको ये बताना है। ऑप्शन है कृष्णावती, पूर्ववती, संयोगिता, सौम्यवती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ आसानी से समझ पाए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव
सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम के कारण चीज़ें ऐसी आवाज़ लग रही होगी आपको। यशोविग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? ऑप्शन है गहड़वाल, चौहान, वाडियार, मराठा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, गहड़वाल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप आसानी से समझ पाए होंगे। आपने अब तक जितना भी पढ़ रखा होगा तो आप यहाँ पर रिवीजन कर पाए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी चीज़ जानकारी भी यहाँ से मिली होगी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है अशोक, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष द्वितीय या अमोघवर्ष। और अगला ऑप्शन क्या है? दंती दुर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मिहिर भोज शासक थे किस राजवंश के? तो ऑप्शन है प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है प्रतिहार वंश। उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे और आप आंसर को सही कर पाए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किन शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? ऑप्शन है चोल, चंदेल, मौर्य और गुप्त। तो खजुराहो किस राजवंश की राजधानी थी? तो चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। यानी कि बी जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा है और आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर पाए हैं तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई अगली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हमारी जो अगली क्लास है वह प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको आसानी से समझेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को आसान भाषा में सीख पाएंगे। अगली क्लास मेरी जो है वह 10 बजे होगी, अभी इसी टाइम पर। किस टाइम पर होगी? 10 बजे होगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइव देखें। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10 बजे मेरी मैथ की क्लास ज़रूर लेंगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे बेसिक क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।